हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और जो ग्राफ्स हमने बेसिक ग्राफ्स बेसिकली हम लोगों ने पिछले क्लास तक पढ़ा था, जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया था और हाइपरबोला के बारे में पढ़ लिया था ना। सॉरी, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला। अच्छा, एक्चुअली जितना काम अभी हम लोग करने वाले हैं उसके लिए ये दो ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स हमें जानना जरूरी था, ठीक है। और मतलब बेसिकली मैंने इसे डिस्कस इसलिए भी किया था क्योंकि ताकि अपने आगे आने वाले कामों में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ऐसे तो जब अपन पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स तो वहां पे हाइपरबोलास के बारे में भी, सर्किल्स के बारे में भी, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके जरूरत जब अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, तो वहां पे कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। खैर अभी मेरा ख्याल है कि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली हमें नहीं है। खैर अगर फिर भी जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम्स के बीच में तो हम लोग देख लेंगे कि पैराबोलास की हाइपरबोला की ग्राफ कैसी होगी या उसकी जनरल इक्वेशन कैसी होगी, और मेरा ख्याल आपने पढ़ा भी होगा उसको। तो अभी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को समझने सीखने के लिए क्या क्या टर्म्स और क्या क्या सिंबल्स या कैसे कैसे उसे समझते हैं, उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस हमें सीखने पड़ते हैं। जो लैंग्वेजेस हमने अर्लियर क्लासेस में जाने हैं, लेकिन ग्राफ्स को समझने के लिए उसके टर्म्स में थोड़ा उसे हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? तो जैसे देखिए, सेकंड पहले पढ़ रखा है ना, सेकंड के बारे में, सेकंड लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब चीजें तो पढ़ रखी है हमने, 9th 10th में पढ़ रखी है ना। तो इसी की थोड़ी सी चर्चा अपन यहां पे करेंगे ताकि ग्राफ्स को अच्छे से डील कर पाए। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, देखिए जैसे देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी जैसे कोई ग्राफ है ऐसा, ये वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखें। तो ये किसी ना किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा, और वो इक्वेशन कैसा होगा, y और x के बीच में एक रिलेशन बता रहा होगा। यानी y जो होगा x का क्या रह रहा होगा, फंक्शन रह रहा होगा। y क्या रह रहा होगा, x का फंक्शन। x का फंक्शन मतलब x पे डिपेंड कर रहा होगा। x जिस हिसाब से चेंज होगा, जिस अकॉर्डिंग चेंज होगा, उस हिसाब से फिर ये y चेंज होगा। क्या समझ में आता है बात? ऐसे उसको तो डिटेल से पढ़ेंगे अपन फंक्शन वगैरह में, ठीक है। खैर अभी समझे कि y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया मैंने, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y इक्वल एफ एक्स को, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अब ये ग्राफ है, इसी ग्राफ में अगर मैं कुछ ऐसा करूं यार कि एक ऐसा लाइन खींच दूं जो इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इस ग्राफ को क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और सेकंड में भी तो पढ़े हैं, सर्किल वगैरह पढ़ते थे ना हम लोग। सर्किल में क्या पढ़ते थे कि अगर कोई लाइन खींचा जाए जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करते हुए पार हो जाए। अगर सिर्फ यहीं पे छू जाता है तो उसको तो कॉर्ड कहते हैं, अगर यहीं पे रुक जाता तो, याद होगा। लेकिन अगर आगे ऐसे निकल जाती इस लाइन को क्या कहते थे, सेकंड लाइन, ठीक। और अगर वही किसी पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो इसको क्या कहते थे, टेंजेंट लाइन। याद है ना ये बात? तो उसी की थोड़ी सी यूज अभी करने वाले हैं। अभी हमें जरूरत है सेकंड लाइन के बारे में, सेकंड लाइन की जरूरत है अभी। उससे क्या समझते हैं, सीखते हैं, वो देखे जरा। देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो x1 है और y1 है। ये पॉइंट कौन सा है, x1 और y1। और ये पॉइंट कौन सा है, x2 और y2। तो x2 बेसिकली ये कोई पॉइंट रहा होगा x1 यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा वो बेसिकली x1 रहा होगा, और ये जो डिस्टेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, y1। क्लियर है बात? ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, y1, और ये रहा होगा x1। कैसे पता करते हैं, उस पॉइंट से x एक्सिस में परपेंडिकुलर डालो, और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कहलाता है y कोऑर्डिनेट का लेंथ। और जो ये पैरेलल डिस्टेंस होता है, ये वाला, इसको कहते हैं x लेंथ। यानी यहां पे x1 है वो, ठीक है। वैसे ही यहां से ऐसे डाल दो तो ये पूरी होगी x2, होगी कि नहीं होगी, और ये पूरी क्या होगी
y2। क्लियर है बात? ये y2 है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक y1, ये x1 और ये पूरा x2। ठीक, अगर ये डिस्टेंस पूछो तो क्या दिक्कत है? ये डिस्टेंस में पूरे में से इतना घटा दो, पूरे में से इतना काट के हटा दो तो यही बचेगा ना। तो ये बेसिकली है क्या? काट के हटाने का मतलब क्या? घटा दो। तो देखो ये बेसिकली है x2 माइनस x1, ये पूरा। ठीक है, वैसे ही ये पूरा y1 y2 है और ये पूरा y1 है। तो y2 में से अगर y1 काट के हटा दो तो सिर्फ क्या ये बचेगा? इस पूरे में से अगर इतना काट के हटा दो, ये पूरा है, उसमें से इतना काट के हटा दो तो क्या यही बचेगा सिर्फ, और इसको क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस जो है बेसिकली y2 माइनस y1, ये वाला। अच्छा देखिए, ये क्यों किया गया? कारण ये था कि देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे स्लोप के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन, स्लोप के बारे में चर्चा किया है ना हमने, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहां पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस सेकेंड लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस सेकेंड लाइन, तो आप बोलोगे ठीक है बता देते हैं, ये एंगल बताना होगा मेरे को। ये एक्स एक्सिस ही तो है, ये जो पैरेलल लाइन मैंने खींचा वो क्या है? एक्स एक्सिस ही तो है। हाँ, और एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा ये लाइन, जिसको सेकंड कह रहे हैं अपन, उसी को तो कहेंगे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। अच्छा, तो इसका टैन वैल्यू, कहते हैं सेकंड स्लोप। ठीक है, तो यानी टैन थीटा निकालना है मेरे को। क्या करना है? टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल। ठीक, तो टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। यानी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? y2 माइनस y1, और बेस क्या है? x2 माइनस x1। क्लियर है बात? तो लिख देते हैं अपन। चलो इसको इरेज कर देते हैं यहां पे। ये है y इक्वल fx का ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन, टैंजेंट नहीं, सेकेंड लाइन। तो वो क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इक्वल अपॉन x2 माइनस x1, ये वो चीज है। अच्छा, तो y2 माइनस y1 बेसिकली क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट। y2 माइनस y1 क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट या चेंज इन y लेंथ। वैसे ही x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन x कोऑर्डिनेट या चेंज इन लेंथ अलोंग x। ठीक, तो इसे क्या डेल्टा x बोल सकते हैं, इसे डेल्टा y बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आराम से। याद होगा कि जो डेल्टा सिंबल चलता है वो चलता है, ये सिंबल है डेल्टा का स्मॉल चेंज के लिए। किसके लिए? स्मॉल चेंज के लिए। और अगर इसमें ऐसे लिख दूं मैं डेल्टा y, इसके जगह पे ध्यान दे, डेल्टा y, और यहां लिख दिया जाए डेल्टा x, तो बेसिकली कह रहा है स्मॉल चेंज इन y बट ए स्मॉल चेंज इन x। तो मतलब x का चेंज और ये y का चेंज और ये x के चेंज के रेशियो को बता रहा है। कौन? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, तो सेकंड लाइन पता चल गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन अगर इसी लाइन को अपन ऐसे खींचते तो, ऐसे, यानी बिल्कुल टच करवाते हुए अगर खींचते तो, बिल्कुल इस लाइन को अगर सिर्फ टच करवाते हुए निकाल देते, तब क्या होता? अरे तब तो साहब आप यहां पहुंचे ही नहीं, मतलब तब तो आप यहां पहुंचे ही नहीं ना पहुंचे, नहीं पहुंचे ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को अगर जूम करके पूरा देखोगे तो उस पॉइंट में भी बहुत से पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उसको अगर थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें हम लोग कि ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर ऐसा समझे, ये ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल है, और ये छोटे सा ट्रायंगल का जो पहला पॉइंट है वो x1 है, y1 है, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो x2 है और y2 है। ठीक है, वो जो छोटा सा पॉइंट उसको मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, कि ट्रायंगल बना दिया मतलब इस पॉइंट पे एक कट किया है लाइन और एक इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा था ना ये बड़ा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को छोटा कर दे एकदम छोटा, तो क्या इसी पॉइंट से पास कर जाएगा? समझ रहे हो ना बात? इसी ट्रायंगल को अगर बिल्कुल छोटा कर दिया जाए तो क्या बिल्कुल इसी पॉइंट से पास नहीं कर जाएगा? और उसी को थोड़ा सा फील करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो?
तो इस पॉइंट को अगर x1 y1 बोल दे और इसको x2 y2 बोल दे, तो अभी भी जो tan थीटा आप लिखोगे, मतलब जो थीटा लिखोगे, थीटा बेसिकली अभी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो ये वाला लाइन ये एंगल बना रहा है ना, उसको आप अल्फा बोल लो। क्या बोल लो? अल्फा। तो tan अल्फा अगर अभी लिखोगे, चलो ये बेसिकली है tan थीटा, तो अगर अभी tan अल्फा लिखना है तो वो क्या लिखोगे भाई? चलो यहां पे लिखते हैं, अगेन वही चीज लिखोगे, चेंज इन y, चेंज इन, ये वाला जो चीज है वो चेंज इन y तो है, और ये वाला चीज है क्या है? चेंज इन x। ये बेसिकली y2 माइनस y1 है, और ये वाला चीज क्या है? x2 माइनस x1 है। ये वाला जो चीज है वो x2 माइनस x1 है ना? तो अगर फिर से लिखा जाए तो वो क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये तो मैंने दिखा दिया ना कि इतना ट्रायंगल है इतना बड़ा, और ये लेंथ चेंज इन लेंथ अलोंग x डायरेक्शन है, ये चेंज इन लेंथ अलोंग y डायरेक्शन है। लेकिन क्या वैसा है? वो तो बिल्कुल पॉइंट है यार, बिल्कुल पॉइंट है। तो जो चेंज है वो काफी 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 छोटा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, तब तो ये पॉइंट हो जाएगा ना, तब तो ये पॉइंट हो जाएगा ना। समझ रहे हो? ये ट्रायंगल बन जाएगा क्या? पॉइंट। तो ये जो चेंज है y का, ये चेंज इन x का, वो बेसिकली बहुत ही छोटा है y में चेंज, और बहुत ही छोटा है x में चेंज। समझ में आ रहा है बात? तो जो बहुत छोटे के लिए शब्द चलता है, सिंबल चलता है, वो चलता है डी। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, तो डीवाई बटे डीएक्स वगैरह वगैरह पढ़ते हो ना, वो डीवाई का मतलब होता है इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन वाई, एंड डीएक्स का मतलब होता है इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है? यानी बहुत छोटा चेंज इन वाई बटे बहुत छोटा चेंज इन एक्स इज बेसिकली द डीवाई बटे डीएक्स। समझ में आता है बात? तो इसको थोड़ा यहां पे लिखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। सेकंड लाइन का स्लोप मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो यहां पे लिखना है मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या लिखना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है? तो टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर लिखना है तो ऐसे अब लिखना ज्यादा सही नहीं होगा, बजाते इसे ऐसे लिखेंगे, dy बटे dx, dy बटे dx, यानी कि y में बहुत छोटा चेंज बटे x में बहुत छोटा चेंज। अगर आप इस तरीके से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तब देखो क्या लिखना पड़ेगा, तब एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां पे लिमिट लगाने देना पड़ता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। मतलब जो चेंज इन x है वो बहुत ही छोटा है, टेंड्स टू 0 है ना। तो जब x में बहुत छोटा चेंज आया भाई, तो y में भी तो बहुत छोटा चेंज आएगा ना। तो इसीलिए इस पूरे चीज को बेसिकली कह दिया जाता है dy बटे dx, और दिस इज नथिंग बट tan अल्फा। तो ध्यान रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन is dy upon dx and slope of second line is delta y upon delta x। वो लिख लिया होगा आपने, ठीक है? slope of second line is delta y upon del x and slope of tangent line is dy upon dx। क्लियर है इतना बात? अच्छा, तो ये बात जो मैंने अभी डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखना है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हो, उसका जरूर आपको रिप्लाई जाएगा। ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी। अच्छा, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के पहले हम लोग एरिया डिस्कस कर लेते हैं। एरिया के बारे में, कि एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे एरिया के बारे में भी मैंने आपको बोला कि एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, चलिए इसे रेस कर देते हैं पहले अपन। देखिए, हाँ, तो पहले तो आराम से आप
वही ग्राफ फिर से प्लॉट कर रहा हूं मैं। y और x के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ग्राफ। y और x के बीच में कुछ रिलेशन होगा तो ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ होगा, वही y इक्वल एफ एक्स का बात, ठीक है। अच्छा, अब देखे कि इस जो पॉइंट है वो x1 y1 वाला है, वही कौन सा पॉइंट है, x1 y1, और ये जो पॉइंट है वो है x2 y2, ऐसा मिला दो, ठीक है। तो ये बेसिकली है x1 यहां से यहां तक, और ये बेसिकली है x2। क्लियर है बात। वैसे ही ये वाली जो चीज है यहां तक वो y1 है, और ये जो चीज है वो y2 है। क्लियर है बात। ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है पूरा, ये x1 है, और ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहा है ग्राफ में, उसी को मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट पे भी दिखा दिया है। क्लियर है बात। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार जरा मुझे इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये बन रहा है क्या, एरिया नहीं कवर हो रहा है, एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच में एक एरिया बन रहा है, तो ये एरिया कितना होगा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं। तो देखिए सवाल सिंपल है और जवाब भी बड़ा सिंपल ही है। देखिए कैसे एरिया निकालते हैं उसके लिए। यहां पे एक टेक्निक यूज होता है एरिया निकालने के लिए, और उसे कहते हैं टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। उसे क्या कहा जाता है, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। बड़े काम की चीज है भाई, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है। आप कुछ भी पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े, सेंटर ऑफ मास पढ़े, सब जगह पे इस तरह की टेक्निक का यूज होगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रिप यहां पे कंसिडर करूं, छोटा सा स्ट्रिप ऐसे कंसिडर किया जाए, तो आप ध्यान से देखो कि इस स्ट्रिप को अगर मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाऊं, वो स्ट्रिप, पहले तो आप ये समझे कि ये जो स्ट्रिप मैंने बनाया, ऐसा स्ट्रिप मैं अगर यहां से यहां तक जोड़ते चला जाऊं, ऐसा ही स्ट्रिप अगर यहां से यहां तक जोड़ते चला जाऊं, और तो क्या मुझे ये पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा। मैं एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, इस ऐसे एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, और ऐसा स्ट्रिप यहां से यहां तक जोड़ दिया जाए, तो क्या टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही टेक्निक यहां पे यूज करने वाले हैं अपन। देख क्या है, उस स्ट्रिप को पहले निकालता हूं। वो जो स्ट्रिप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। वो स्ट्रिप कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट जो है वो कुछ रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर पार्ट, और यहां पे छोटा सा पार्ट ऐसा एक ट्रायंगुलर पार्ट भी आपको दिख रहा है। तो वैसी ट्रायंगुलर पार्ट को मैंने यहां दिखाया, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर पार्ट, यानी अगर इस पूरे एरिया को निकाल दिया जाए तो एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। और इसी स्ट्रिप के एरिया को यहां से यहां तक जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा पूरा एरिया मेरे को। क्लियर है। तो पहले तो मुझे चाहिए एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, तभी आगे का कुछ काम होगा। पहले तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालो यार, उसके बाद ही आगे का कुछ काम होगा, ठीक। तो चलो निकालते हैं भाई। देखो होता क्या है यहां पे, ये जो स्ट्रिप मैंने चूज किया है, वो चूज करने का तरीका है कि पहले तो आप यहां से एक्स लेंथ आगे बढ़ो, कैंची उठाओ, काट दो, क्या करो, काट दो, और फिर यहां से dx लेंथ और आगे बढ़ो, अगेन कैंची उठाओ, काट दो, ठीक है। ये कैंची उठाया काटा पूरे को। ये जो पूरा लेंथ है वो बेसिकली क्या है, ये जो पूरा लेंथ क्या है, dx। जो स्ट्रिप की ये वाली लेंथ है वो कितनी है, dx। क्लियर है ना बात। ये जो चीज है कितनी है भाई, dx, यानी कि छोटा, बहुत छोटा ये जो स्ट्रिप है वो एक्चुअली इसका एलिमेंटल एरिया है। एलिमेंटल एरिया मतलब क्या, एलिमेंटल यानी कि इसी पोर्शन से, इसी एक यूनिट से ये पूरा एरिया बना है। यानी मैंने अभी कहा तो ये बात
कि अगर ऐसा ही ऐसा एरिया यहां से यहां तक जोड़ दिया जाए तो पूरा मिल जाएगा। तो मतलब ये बेसिक यूनिट हुआ ना, ये क्या हुआ, बेसिक यूनिट। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जो एलिमेंटल लेंथ मैंने चूज किया है वो क्या है, dx। और ये जो हाइट होगी, हाइट वो क्या होगी, y। जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक की वो क्या होगी, y। ठीक, तो ये कुछ जो है वो बेसिकली y है। तो अगर मतलब बेसिकली कहने का मतलब इस फिगर में देखो आप, तो ये चूज किया है मैंने y, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा ना यहाँ का कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। तो ये जो हाइट मैंने लिया है वो y है, और ये जो लेंथ है वो बेसिकली dx है। ठीक, क्लियर है बात। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी y इंटू dx। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं पूछूंगा मैं आपसे तो आप क्या बोलोगे, y इंटू dx। और लेकिन साथ साथ ये रेक्टेंगल भी है भाई, साथ साथ ये रेक्टेंगल भी है, तो x में बहुत छोटा सा चेंज dx वो तो सेम है। लेकिन ये जो आपको रेक्टेंगल है, जहां पे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल भी तो बहुत छोटा ही है ना। और ट्रायंगल किसके चेंज के कारण बना है, यहां से क्या आप ऊपर उठ गए हो, y में चेंज। तो y में चेंज क्या है, बहुत छोटा, तो उसको क्या लिखेंगे आप, dy। क्लियर है ना। तो अगर एरिया ऑफ अ स्ट्रिप आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ अ स्ट्रिप क्या होगा, तो क्या ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखोगे आराम से एकदम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा भाई, y इंटू dx, y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस, बेस कितना dx, हाइट कितना dy। ठीक, लेकिन अभी यहां पे एक चीज खास देखे आप कि dx जो है वो स्मॉल चेंज इन x है, और dy भी क्या है, वो भी स्मॉल चेंज इन x है। तो आप सोचो कि 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं कि 0.2 इंटू 0.3 क्या होगा, जरा देखना, 2 3 जा 6, और बटे 100 हो जाएगा, यहां से 10 यहां से 10, यानी कि 0.06। यानी दो बहुत छोटे चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो और छोटा हो जाता है। यहां मल्टीप्लाई है तो और छोटा हो गया है, और उसको 2 से डिवाइड भी कर देना है तो और छोटा। तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है ना, ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसे अपन क्या करते हैं, इस एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो एरिया ऑफ स्ट्रिप बोला जाता है वो बोला जाता है y इंटू dx। क्लियर है बात। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप बेसिकली है, इसे इरेज कर देते हैं। अब लिख लेना, आप ऐसे लिख लेना इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वेरी नेग्लिजिबल, सो वी नेग्लिजिबल देन नेग्लेक्ट। नेग्लिजिबल इसलिए क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो अब जो एरिया ऑफ स्ट्रिप आएगा वो आएगा y dx। ठीक है, यानी ऐसा, ये हट गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप y dx आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही ऐसा स्ट्रिप यहां से यहां तक जोड़ना है, तो जोड़ना है मतलब क्या, सम करना है ना। लेकिन सम जो यहां पे जो एरिया है वो कंटिन्यूअस है, एरिया जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। एरिया ऐसा नहीं है कि यहां पे है और वहां पे एरिया खत्म है और फिर वहां से एरिया चालू है, ऐसा नहीं है। तो देखिए सम के लिए दो सिंबल चलता है, एक चलता है जो आपने ऐसा देखा होगा, ये सिंबल, इसे कहते हैं सिग्मा। और ये सम ओवर किया जाता है जब कुछ क्वांटिटीज को आपको जोड़ना हो और वो सारे क्वांटिटीज क्या हो, डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हो, टूटे हुए हो। मतलब इस जगह पे चलो एक कपड़ा है, दूसरे जगह पे दूसरा कपड़ा है, तीसरे जगह पे चौथा कपड़ा है, तीसरा कपड़ा है, सबको जोड़ना है तो एक एक करके जोड़ दिया। या एक नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, चौथा नंबर यहाँ पे, सबको जोड़ना है तो जोड़ दिया। तो उसके लिए वो डिस्क्रीट नंबर्स है, तो उसके लिए सिंबल चलता है सम, ये सिग्मा वाला। लेकिन यहाँ पे एरिया जो कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि एरिया यहां तक है सिर्फ और फिर यहाँ पे छुप गया है और फिर एरिया यहां तक शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यूअस है पूरा एरिया। तो उसके लिए जो सिंबल चलता है वो चलता है समेशन का ही, लेकिन वो है इंटीग्रेशन का सिंबल। तो अगर चाहिए आपको टोटल एरिया, मतलब बेसिकली कह रहा हूं मैं
ये तो आपको समझ में आ गया होगा वाई डी एक्स की बात। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व है यानी ग्राफ है, कर्व या ग्राफ, एंड एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? x1 से लेके x2 तक, यानी बेसिकली y dx कहां से कहां? x1 से x2। समझ में आता है बात? तो ये हुआ इसका एरिया। y dx निकालना है x1 से लेके x2 तक, सिंपल है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा के साथ आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग बेसिकली लैंग्वेज सीख रहे हैं कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे समझना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी आएगा इसमें, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।